मतलब पहले से अंडाणु तो मादा के अंदर था लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे स्पर्म एंट्री किया, पेनिट्रेट किया, सब लेयर को तोड़ के अंदर प्रवेश किया, तो मादा के अंदर चेंज होने लगे, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ स्पर्म। और दोस्तों, ना मिली चंद्रमुखी ना मिली पारो, ना मिली चंद्रमुखी ना मिली पारो, और एग्जाम का ये सिलेबस देखकर दिल कहता है ओ भाई मारो मुझे मारो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अंडाणु की संरचना कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, कहता है कि अंडाणु की संरचना बनाइए और 5 नंबर पाइए। तो आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे अंडाणु की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडाणु होता क्या है। इसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। देखिए, अंडाणु एक मादा युग्मक है, मतलब ये जब जनन कोशिका है ना, तो इस जनन कोशिका से अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन ये अकेला नहीं, इसके साथ ये भी सब लगे होते हैं, हीरो मतलब स्पर्म। बिना स्पर्म अंडाणु की सहायता से हम अगली संतति की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर बात करें अंडाणु की, तो अंडाणु का निर्माण एक कोशिका से होता है, जिस कोशिका का नाम है मादा जर्म कोशिका। क्या है? मादा जर्म कोशिका। इसी मादा जर्म कोशिका से अंडाणु का निर्माण होता है। और ये मादा जर्म कोशिका जो होता है ये 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है, और ये जो अंडाणु है ये अगुणित यानी n होता है। ये तो हमको पता है। अब गौर से सुनिएगा, जब मादा जर्म कोशिका द्विगुणित होती है ना, तो उसको पोषण देने के लिए, इस मादा जर्म कोशिका को पोषण देने के लिए इसको चारों तरफ कुछ कोशिकाएं आती है, ठीक है। उन कोशिकाओं को पीठिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका कोशिका या पीठिका सेल, जो इस मादा जर्म कोशिका को पोषण देने का काम करते हैं। अब इसी लेयर में आप देखिएगा ना, तो आपको ये सबसे बाहरी जो लेयर दिख रहा है इस अंडाणु की संरचना में, इस बाहरी संरचना को हम कोरोना रेडियोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा। ये कोरोना रेडियोटा जो है ना, पीठिका कोशिका का ही रूपांतरित रूप है। मतलब जब मादा जर्म कोशिका को पीठिका कोशिका पास में आकर पोषण देती है ना, तो पोषण देने के काम कंप्लीट करने के बाद तो उसके चारों तरफ एक आवरण बना देती है। क्या बना देती है? आवरण। कौन? तो पीठिका कोशिका। किसके चारों तरफ? तो मादा जर्म कोशिका के चारों तरफ। अब इस पीठिका कोशिका को हम कोरोना रेडियोटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोरोना रेडियोटा। मतलब पीठिका कोशिका सर पोषण देने के लिए आई थी, लेकिन पोषण देने के साथ साथ इसके चारों तरफ यानी मादा जर्म कोशिका के चारों तरफ एक आवरण बना दिए और अपने रूप को वो चेंज कर लिए। तो अब हम पीठिका कोशिका को कोरोना रेडियोटा कह रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोरोना रेडियोटा जो है ये अंडाणु की सुरक्षा करता है? ठीक है। पीठिका कोशिका जो रूपांतरित रूप है कोरोना रेडियोटा का, ये उसकी सुरक्षा करता है। ये अंडाणु के ऊपर लगभग 3 या 2 लेयर बना होता है, बनाते हैं, ठीक है। मतलब पोषण की पर्पस से आते हैं। तो कोरोना रेडियोटा का जो लेयर होता है अंडाणु के ऊपर, या तो ये 2 लेयर हो सकता है, नहीं तो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। जैसे इस चित्र में आप देखिएगा तो सबसे यहाँ पे देखिएगा तो ब्लैक कलर या रेड कलर से आपको दिखाएं एक लेयर, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर से, और सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको ये तीसरा लेयर है। तो या तो 2 लेयर हो सकता है, नहीं तो 3 लेयर हो सकता है। लेकिन ये तीनों के तीनों लेयर पहले पीठिका कोशिका था, और बाद में जब पोषण दे दिया, बाद में जब अपना रूप को चेंज कर लिया, तब वो क्या बन गया था? कोरोना रेडियोटा बन गया था। अब हम जानते हैं कि इस अंडाणु के अंदर अगर स्पर्म ये एंट्री करेगा, एगो स्पर्म, तो सबसे पहले उसको कोरोना रेडियोटा को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करेंगे। तो देखिए, स्पर्म जो होता है बिना किसी एंजाइम की सहायता से इस अंडाणु के बाहरी संरचना, जिसको हम कोरोना रेडियोटा कह रहे हैं, ये नहीं तोड़ सकता है। तो ये स्पर्म जो है ना, अंडाणु की बाहरी भित्ति यानी कोरोना रेडियोटा को तोड़ने के लिए इसके अग्रभाग, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, स्पर्म का अग्रभाग क्या होता है? एक्रोसोम होता है। इससे एक एंजाइम निकलता है, जिस एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है? जो स्पर्म के एक्रोसोम से निकलता है, उसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। मतलब जब ये स्पर्म अंदर एंट्री करेगा ना अंडाणु के अंदर निषेचन के लिए, तो उस समय सबसे पहले ये एंजाइम निकालेगा ताकि इसके बाहरी भित्ति को तोड़ा जा सके। और उस एंजाइम का नाम है कोरोना। कोरोना का मतलब कि इस लेयर को हम कोरोना रेडियोटा कह रहे थे, और पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को छेद देना या तोड़ देना, ठीक है। एंजाइम है, ठीक है। यानी ये एंजाइम निकलता है स्पर्म से। जब स्पर्म ये एंजाइम को निकालेगा तो इसकी बाहरी भित्ति घुल जाती है। सब नहीं घुलता है। मान लीजिए कि ये स्पर्म अंदर एंट्री करेगा तो सबसे पहले यहीं से एंजाइम निकलेगा, बाकी सभी भित्ति टूट जाती है। लेकिन इस स्पर्म को और ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अंडाणु के ऊपर सबसे बाहरी लेयर यही बड़ा था, मेन था। इसके बाद भी देखिएगा तो एक और यहाँ पे आपको रेड कलर से एक लेयर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला लेयर, इस लेयर को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जोना पेलुसिडा। मतलब स्पर्म बाहरी भित्ति को तो तोड़ेगा ही, साथ ही साथ उसके बाद एक और जो भित्ति है, ये जो रेड कलर से है, इस भित्ति को भी तोड़ेगा। इसका मतलब सर एक और एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, किसको? स्पर्म को। तो इस लेयर को तो हम जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए स्पर्म एक और विशेष प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है, जिस एंजाइम का नाम है जोनालाइजिंग एंजाइम।
क्या नाम है, जोनल लाइजिंग एंजाइम। नाम भी बहुत अच्छा है। देखिए जोना का मतलब जोना पेलुसिडा, लाइजिंग का मतलब घुला देना होता है, और एंजाइम तो समझ ही रहे हैं। तो ये दो एंजाइम का इस्तेमाल करके अंडाणु के बाहरी भित्ति जो दो था, कोरोना रेडियोटा और कोरोना जोना लाइजिंग या जोना पेलुसिडा, इन दोनों को वो तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी एक और भित्ति रहती है जो सबसे आंतरिक भाग में होती है, और ये भित्ति है, यहाँ पे हमने पीले कलर से दिखाया है आपको। इस भित्ति को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या नॉर्मल से बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल झिल्ली होता है जिसको आराम से वो स्पर्म तोड़ देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर स्पर्म को तोड़ने की करना होगा तो वो कोरोना रेडियोटा को तोड़ने में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में लेयरिंग होता है, इसका ज़्यादा इस पर ऊपर स्कंदित होता है, पार्ट्स बहुत सारे लेयर होते हैं, है ना। और ये सबसे बाहरी लेयर होता है कोरोना रेडियोटा, और मध्य वाला जो लेयर होता है उसका नाम है जोना पेलुसिडा, और सबसे आंतरिक भाग जो है ना उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जब स्पर्म इस लेयर को भेदेगा तब अंदर जाएगा। अब हम जानते हैं कि सर स्पर्म जो होता है ये भी अगुणित होता है, एन होता है, और ये भी एन होता है। और इस अंडाणु के अंदर सबसे आंतरिक भाग जो होता है इसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, तो गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। और हम ये भी जानते हैं कि जब ये अंडाणु अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है, एन होता है, तो इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो 23 होगा। स्पर्म भी जब अगुणित है तो इसके अंदर भी गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 होता है। लेकिन इस 23 गुणसूत्र में अगर अंडाणु की बात करें तो अंडाणु के अंदर गुणसूत्र का रूप क्या होता है, एक्स टाइप का होता है। क्या होता है, एक्स टाइप का होता है। तो याद रखिएगा कि अंडाणु जो होता है ये अगुणित होता है, इसके पास गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, और ये सभी गुणसूत्र लगभग एक्स आकार के ही होते हैं। स्पर्म के पास भी एक्स आकार का ही होता है, लेकिन एक ऐसा जोड़ा होता है जिसको 23वां जोड़ा बोल सकते हैं। 23वां जोड़ा स्पर्म के पास अलग होता है, एक्स वाई होता है। तो एक्स वाई केवल स्पर्म के पास होता है, जबकि एक्स किसके पास होता है, तो अंडाणु के पास होता है। मतलब मादा के अंदर जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। तो जब स्पर्म ये भित्ति को भेद कर अंदर जाएगा तो 23 गो इसके पास है और 23 गो इसके पास है। ये दोनों फ्यूज होने के बाद, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद, दोनों निषेचन होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, तो 2n हो जाते हैं, यानी द्विगुणित हो जाते हैं। तो 23 गो इसके पास था, 23 गो इसके पास था, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया सर कि द्विगुणित जब भी बात होगा ना, तो द्विगुणित स्ट्रक्चर में गुणसूत्र की संख्या 46 होगा मानव के केस में। अन्य जीव में अलग अलग होगा, लेकिन अगुणित की जब भी बात आएगी, एन मतलब हेप्लॉइड की बात आएगी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इनके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो 23 होगा। याद रखिएगा। तो जब सभी भित्ति को भेद के अंदर जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या, निषेचन। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में भेंट करेंगे, संलयित होंगे, इस क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। और जब निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है ना दोस्तों, तो इसके कारण मादा के अंदर पूरा सिस्टम में चेंज होने लगता है। तो दिस इज द पावर ऑफ स्पर्म। मतलब पहले से अंडाणु तो मादा के अंदर था, लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे स्पर्म एंट्री किया, पेनिट्रेट किया, सब लेयर को तोड़ के अंदर प्रवेश किया, तो मादा के अंदर चेंज होने लगे, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ स्पर्म। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिंदगी में रेस की शुरुआत यहीं से होती है ना। मादा के पास तो चलने योग्य कोई भाग नहीं होता है, मतलब अंडाणु के पास चलने योग्य कोई भाग नहीं होता है, स्पर्म के पास चलने योग्य भाग होता है। मतलब स्पर्म सेल्फ डिपेंडेंट है, जबकि अंडाणु इसको चलाने के लिए फैलोपियन नलिका में छोटे छोटे स्लेटेड संरचना होता है, जिसके कारण ये गति करता है। तो याद रखिएगा रेस की शुरुआत नर के लिए यानी मेल के लिए यहीं से होता है। स्पर्म बेचारा पहले निकलता है कहाँ से, टेस्टिस से, और टेस्टिस से निकल के जाता है शुक्रवाहिका, उसके बाद पेनिस, उसके बाद निकलता है यूट्रस में, तब फैलोपियन नलिका में जाके फ्यूज होता है। जबकि मादा वाला संरचना टुकुर टुकुर ताकते रहता है बैठ के। तो लाइफ में रेस की शुरुआत यहाँ से होता है। और हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में रेस लग गया, अब आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ से शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आपको अंडाणु की संपूर्ण संरचना समझ में आया होगा। तो इसी तरह का कोई और भी टॉपिक हो जो आपको समझने में दिक्कत हो, स्ट्रक्चर से संबंधित हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दें। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।